हेलो एवरीवन, वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके आगे टू बी कंटिन्यू करते हैं कि वन पर्सन कंपनी के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है जो कि हमें अभी देखने हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, वन पर्सन कंपनी के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, जिसमें देखिए ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, एक ही आदमी मेंबर बनेगा और ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। समझा? मिनिमम पेड कैपिटल, कम से कम पेड अप कैपिटल रहेगा। देन द मेमोरेंडम ऑफ वन पर्सन कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन who shall in the event of subscriber death or his incapacity to contract become the member of company। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन करके रखिए प्रॉपर। क्या बोला गया है, देखिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए। द मेमोरेंडम ऑफ वन पर्सन कंपनी, अभी हमने देखा था कि जब भी कोई कंपनी बनेगी तो मेमोरेंडम तो वाइटल डॉक्यूमेंट रहेगा, एओए और एमओए। तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या किया जाएगा, इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन, कि दूसरे एक आदमी का नाम बताया जाएगा जो हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ और इज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी। यानी जो पुराना एक मेंबर था उसकी डेथ हो जाती है या वो पर्सनली इनकैपेबल हो जाता है, एक्सीडेंट होने की वजह से हाथ पांव टूट जाता है या पागल हो जाता है, लाइक दैट, कुछ भी तरीके से वो इनकैपेबल हो जाता है, तो उसके जगह पे कौन नया पर्सन एज अ मेंबर बोल के काम करके कंपनी को टू बी कंटिन्यू करेगा, ऐसे मेंबर का नाम उस वन पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर चाहिए। समझा? फिर से एक बार बोलते हैं, ध्यान दीजिए कि ऐसे पर्सन का नाम जो पहला मेंबर था, जिसने कंपनी स्टैब्लिश की थी, जिसको हम कंपनी का सब्सक्राइबर कहते हैं, उसकी डेथ, इंसॉल्वेंसी या और कुछ इंसैनिटी हो जाती है या वो इनकैपेबल होता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे मेंबर के जगह पे कौन सा नया मेंबर आएगा और वो कंपनी को रन करेगा, उसका नाम मेमोरेंडम में बताना जरूरी होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन मेमोरेंडम, अब जिस पर्सन का नाम उस मेमोरेंडम में डाला जा रहा है उससे गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म शैल सम फाइल्ड विद आरओसी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब समझिए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी, अब उस कंपनी वन पर्सन कंपनी थी, उसका मेंबर मैं बन रहा था या मैं हूँ, सब्सक्राइब मैंने किया, मुझे अपनी एक वन पर्सन कंपनी बनानी है। तो उस वक्त बनाते वक्त मेमोरेंडम में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा सारा राइट, लीगल ऑब्लिगेशन जो कुछ होगा मैं मेरे भाई को ट्रांसफर करूंगा, तो मुझे मेमोरेंडम में अपने भाई का नाम डालना पड़ेगा। अब भाई का सिर्फ नाम डाल के चलेगा क्या? नहीं, तो मुझे भैया से राइटिंग में कंसेंट लेना पड़ेगा। कौन सा कंसेंट बेटा? कि वो मेरे इनकैपेसिटी में कंपनी के मेंबर बनेंगे ऐसे। नहीं तो किसी का भी नाम डाल दूंगा और वो नहीं बनेगा तो चलेगा नहीं। तो जिसको बना रहे हो उसका कंसेंट जरूरी है। इज दैट क्लियर? ओके। Such other person may be given the right to withdraw his consent, और जब चाहिए तब वो बंदा अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। समझा? उसको राइट, अधिकार, हक दिया गया है कि अगर उसको चाहिए तो उसका कंसेंट निकाल सकता है। द मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी मे एट any time change the name of other person, may at any time change the name of one person or other person by giving notice to company, कंपनी को नोटिस देनी है, और एज वेल एज कंपनी ने किसको इंटीमेट करना है? रजिस्ट्रार को। समझ में आया? एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन shall not deemed to be an alteration of memorandum, मतलब किसी मेंबर का नाम बदलते हो तो
मेमोरेंडम चेंज किया जा रहा है, ऐसे नहीं, सिर्फ नाम चेंज कर रहे हो। समझ में आया? द नेक्स्ट वन, आगे क्या बोला है? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट, सिर्फ नेचुरल पर्सन और जो इंडियन सिटीजन है एज वेल एज रेसिडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी आईएमपी करके रखना। यही कंसेप्ट आपको नेक्स्ट लेवल में इनकम टैक्स में भी आएगी, इंटरमीडिएट में। समझा? तो देखिए कौन सा बंदा मेंबर बन सकता है? जो इंडियन सिटीजन है एज वेल एज रेसिडेंट है। रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में रहता है। कितने दिन के लिए? साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 182 और मोर डेज हु विल बी इन इंडिया। Person who has stayed in India for not less than, means more than 182 days during immediate preceding financial year. समझा? Then shall be eligible to incorporate one person company and nominee for sole member of one person company. मतलब for example फाइनेंशियल ईयर बोला है, अभी समझिए मैं अभी कंपनी बना रहा हूं, अभी स्टैब्लिश करनी है, अभी मंथ कौन सा चल रहा है? जून। तो मुझे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछला फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा बेटा? अरे ढक्कनो, कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक के पीरियड में मुझे इंडिया में कम से कम 182 डेज से ज्यादा रहना है, तब जाके मैं रेसिडेंट कहलाऊंगा और मुझे कंपनी स्टैब्लिश करते आएगी। समझा? या फिर जिस मेंबर का नाम लिख रहा हूं उसके लिए लिमिट नहीं है, लिमिट ओनली फॉर मेंबर जो स्टार्टिंग में था उसके लिए है, नॉमिनेशन के लिए नहीं। देन नो सच पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन पर्सन कंपनी। केस लॉ आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएमपी करके रखना इस पॉइंट को ऑल्सो। क्या बोला है? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन पर्सन कंपनी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। मतलब कोई भी एक बंदा एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी स्टैब्लिश नहीं कर सकता और नॉमिनेशन के लिए जिसका नाम लिया है वो भी एज ए नॉमिनेशन बोल के एक छोड़ के ज्यादा कंपनी में अपना नाम नहीं लिखवा सकता एज ए नॉमिनी। क्यों? अगर पहले वाले समझिए, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, हाँ चलिए, ये एक पर्सन है, इसका नाम है फॉर एग्जांपल सूर्या। अब इधर एक कंपनी है, वन पर्सन कंपनी ओपीसी, और इधर एक है ओपीसी, ऐसी दो अलग अलग ओपीसीज है। समझ में आया? अब इसने यहां पे पहला ओनर था एक्स और इधर का ओनर है वाई। अब ये ओनर ने इसका नाम मेमोरेंडम के अंदर डाल दिया। समझ में आया? इसका नाम मेमोरेंडम के अंदर डाल दिया तो ये बंदा और एक कंपनी स्टैब्लिश नहीं कर सकता और ये बंदा भी किसी और कंपनी में नॉमिनेशन नहीं कर सकता। नो। समझा? यानी एक बार एक मेंबर एक कंपनी स्टैब्लिश करता है तो दूसरी कंपनी नहीं स्टैब्लिश कर सकता। एक बार किसी मेंबर कोई मेंबर किसी कंपनी का नॉमिनेट होता है तो वो दूसरे कंपनी में नहीं नॉमिनेशन कर सकता। क्यों? अभी फॉर एग्जांपल समझिए, ये पर्सन, ये जो सूर्या है, ये ऑलरेडी इस कंपनी का नॉमिनेट था, अभी एक्स मर चुका है, एक्स नहीं रहा, तो मेंबर कौन बन गया? सूर्या। अब इसका मेंबर बन गया और लक बाय चांस वाई भी मर गया तो सूर्य वापस वाई में नॉमिनेशन की वजह से मेंबर बन सकता है? नहीं, क्योंकि लॉ ने क्या बोला है? कोई एक पर्सन ही या एक मेंबर एक ही ओपीसी रन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो दो दो ओपीसी रन कर पाएगा क्या फिर? नहीं। समझ में आया? लॉजिक समझा इसके पीछे का? गॉट इट? पक्का पूरा समझा अच्छे से? यस और नो बिट्टा? ओके, पॉइंट समझा? चलिए देन
No minor become member or nominee in OPC can hold share with the beneficial interest. यानी माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए वो मेंबर भी नहीं बनता, क्योंकि मेंबर का कंपनी साथ स्टार्टिंग में ही सब्सक्राइब करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए देन such company cannot be incorporated or converted into a company under section 8 of act. 8 वाली कंपनी कौन सी? एनपीओ। सेक्शन 8 वाली कंपनी मरते दम तक याद रखना है। कब तक आपको? मरते दम तक। 8 राइम्स विथ गेट। सेक्शन नंबर 8 राइम्स विथ गेट। गेट पे कौन आता है बेटा? भिखारी लोग, भीख मांगने के लिए। तो एनपीओ कंपनी किन के लिए होती है? सोसाइटी में जो ऐसे बहुत गरीब लोग हैं उनके बढ़ावे के लिए, उनका कुछ डेवलपमेंट करवाने के लिए, चैरिटेबल पर्पज के लिए होती है। तो याद कैसे रखोगे? 8 राइम्स विद गेट। गेट पे कौन आता है? गरीब लोग। गरीब लोगों के लिए जो कंपनियां होती है उनको डेवलपमेंट करवाने के लिए होती है चैरिटेबल, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ओनली सर्विस मेकिंग मोटिव होता है। तो दैट्स वाई सेक्शन 8 वाली सारी कंपनीज कौन सी होती है? एनपीओ। समझा? नेक्स्ट वन, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू। तो वन पर्सन कंपनी कोई भी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब पब्लिक में। प्राइवेट तो ऑलरेडी वो है, गॉट इट? तो प्राइवेट में भी होगी, पब्लिक में भी होती है, लेकिन एनपीओ में नहीं होगी। दो इट में बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज। समझा? देन सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जिसको एनबीएफआई कहा जाता है शॉर्ट में, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और एनी बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट कैरी। वन पर्सन कंपनी बैंकिंग फंक्शन वगैरह नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकती। देन वन पर्सन कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years have expired from the date of incorporation. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। केस लॉ आ सकता है ना कि सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे, एज वेल एज फाइनल और इंटरमीडिएट लेवल में भी इस पॉइंट पे आ सकता है। वन पर्सन कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट voluntarily into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation। मतलब एक बार कोई भी वन पर्सन कंपनी रन हो जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो उसको कम से कम 2 साल तक उसी फॉर्म में रन करना पड़ेगा। किसी अदर फॉर्म में वो रन नहीं कर सकते या कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज्ड beyond 50 lakh rupees or its average annual turnover during relevant period exceeds 2 crore rupees। खुद होके चेंज करना है तो नो एक्सक्यूज, 2 साल तक वेट एंड वॉच। अगर खुद होके नहीं करना है तो उसके लिए एक्सेप्शन में क्या बोला है? एक तो उनका कैपिटल 50 लाख से ऊपर करना पड़ेगा, देन कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़ जाता है तो आप 2 साल के पहले भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज 2 साल का तो वेटिंग पीरियड है ही। इफ वन पर्सन कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन, वन पर्सन कंपनी या फिर उसका ऑफिसर कुछ लॉ को कॉन्ट्रावेंस गलत यूज करता है, दे शैल बी पनिशेबल विद द फाइन में एक्सटेंड टू 10,000 विद फर्दर फाइन may extend to 1000 rupees for every day from the contravention continues। मतलब 10,000 रुपए या फिर उसी के साथ 1000 पर डे, जब तक वो गलती कंटिन्यू रहेगी तब तक। देन हेयर मेंबर कैन बी सोल मेंबर एंड डायरेक्टर, एक ही मेंबर रहेगा, डायरेक्टर रहेगा। देखिए, वन पर्सन कंपनी, वन मेंबर ओनली इन कंपनी, हाईलाइट करके रखो। देन प्राइवेट कंपनी इन नेचर, देन encourages entrepreneurship, corporatization, then procedural requirements simplified, देन सेपरेट लीगल एंटिटी, इसलिए प्रोप्राइटरशिप से अलग है और इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। यहाँ तक कुछ डाउट है बेटा आप लोगों को?
नहीं? पक्का? तो आज हम यहीं रुकते हैं। रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।